नेक्स्ट अनंत राय। अनंत जी आप हैं कॉल पे? अच्छा, तो उनका क्वेश्चन जो है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो मैं उसमें से जो यूनिक है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। उनका ये है कि वो मॉक टेस्ट देते हैं और उनका आफ्टर सम टाइम द नंबर इन मॉक है स्टॉप्ड और इट इज लाइक डिक्रीजिंग, बट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो मॉक में जो नंबर डिक्रीज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो इस पर आप लोग कुछ बताएं। मॉक में आप पहले एनालाइज करिए कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चंस बहुत सारे सही करके आते हैं, बहुत सारे गलत भी करके आते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग में स्कोर कम बनता है। तो आपकी अगर ये गलती हो रही है या आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ये एक गलती होती है। और तीसरा ये होता है कि हमारे पास इतनी इनफ नॉलेज ही नहीं है कि हम समझ नहीं पा रहे। तो आपको पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा। अगर ये है कि कट ऑफ, अगर ये है कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से स्कोर कम आ रहा है, तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि मैं 100 में से इतने क्वेश्चंस करके आऊँगा, और जो गेस वर्क है या फिर जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो डाइसी हैं, उनको मैं कम अटेम्प्ट करूँगा। तो इस तरीके का आपको अप्रोच बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टू मच ऑफ गेस वर्क विल डेफिनेटली रिड्यूस योर स्कोर। क्योंकि अगर हम 10 क्वेश्चंस में गेस वर्क लगा रहे हैं, तो ये लेके चल रहे हैं कि 6 गलत होंगे उसमें से। तो ये एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि गेस वर्क बहुत कम से कम होना चाहिए। हाँ। इसमें एक चीज और कर सकते हैं, जैसे मैडम ने बताया बिल्कुल सही चीज, कि आप चेक करिए कि आप अटेम्प्ट कितना कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर बार आप मॉक में 100 में से सिर्फ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके 40 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, तो लैक ऑफ नॉलेज है वहाँ पे। तो अगर ऐसा हो रहा तो अपना कंटेंट इन्हेंस करिए और पढ़िए, खूब पढ़ना है। दूसरा, अगर आप हर बार 100 में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, गलत ज़्यादा हो रहे हैं, हाँ, तो वहां पे आपको फिर दूसरी अप्रोच लेके चलनी है कि जो गलतियां हो रही हैं किस चीज़ से हो रही हैं। आपके फैक्चुअल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, पढ़े हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या ऐसे क्वेश्चन जिन पे आप सिर्फ गेस करके आ रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। तो अगर पढ़े हुए क्वेश्चन हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं टाइमली, तो फिर आपको रिवीजन फोकस करना है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट। Yeah, so one more question I have regarding lifestyle. So जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनके लाइफ स्टाइल में उनको क्या अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा एक्सरसाइजेस या फूड, ये क्या, ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये कैसे इम्पैक्ट करता है? सबसे पहले तो आप ये समझना है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो समस्या अगर आ रही है, आपको लग रहा है कि योगा की जरूरत है या मेडिटेशन की जरूरत है, तो आप करिए। बट वो जो एक फैंसी वर्ड है ना, हम योगा करेंगे तैयारी कर रहे हैं, तो मेंटल फैंसी वर्ड में मत जाइए। ये तैयारी के दौरान मैंने कई योगा नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी। मेरे पास 8 महीने का समय था और मुझे पता था कि एक एक सेकंड जो है, पहला अटेम्प्ट था मेरा पीसीएस का 2018 में, और पहले अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मुझे पता था मेरे पास समय ही नहीं योगा करने का। अगर मैं योगा करने बैठूंगा 1 घंटे अनुलोम विलोम करूंगा तो मेरा गया इधर, प्रीलिम्स गया मेरा। तो सबसे पहले समझना है कि आपको अगर उसकी जरूरत है तो करिए, फैंसी वर्ड में बिल्कुल मत जाइए। इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है एज ए एस्पायरेंट आपके लिए, दो चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें। पहला आपका हेल्थ, यानी अच्छा खाना। दूसरा अच्छा पढ़ना। इन दो चीजों के अलावा कुछ भी दिख रहा, कपड़े जो मना है वो पहन के निकल जाओ यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी करो, बस खाना और अच्छा पढ़ना, इन दो चीजों के अलावा सब साइड कर दो। आपको योगा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हाँ, लग रहा है कि कोई मानसिक तनाव है, या कई बार होता है कि घरेलू कुछ प्रेशर होते हैं मेंटल, है ना, अगर उन वैसी कोई समस्या आ रही है, तो आप अपने तरीके से एक मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। आप हार्टफुलनेस कर सकते हैं, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको हार्टफुलनेस कैसे करते हैं, मेंटल रिलीफ कैसे, स्ट्रेस रिलीज करते हैं हम अपने बॉडी के हर पार्ट से।
वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सबसे छोटी ट्रिक बताता हूँ जो 5 मिनट में हो जाती है। मैं करता हूँ, आप 5 मिनट बैठ के आंखें बंद करके कोई भी एक नाम, दुनिया अपना नाम ले लीजिए। जैसे राजन है, राजन अपना नाम ले लें और सिर्फ राजन 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 ये करना 5 मिनट तक बिना रुके हुए। एंड मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप 5 मिनट करते करते आपको लगेगा कुछ भारीपन आ रहा मेरे अंदर, क्योंकि उस 5 मिनट के दौरान आपके दिमाग में कोई और थॉट आएगा ही नहीं, सिर्फ राजन का ही थॉट आएगा। तो उससे आपका फोकस बढ़ेगा। ये आप ट्राई करिएगा आज, एंड देन फील द चेंज। अरीबा कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इस पे? बिल्कुल, आशीष ने बिल्कुल सही चीज़ें बताई। मैं बस ये ऐड करना चाहूँगी कि आपको अपनी हेल्थ पे फ़ोकस करना है, और फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ 2 है, उन दोनों का वेलबीइंग आपको देखना है। तो फिज़िकल हेल्थ के लिए तो आप अच्छा खाइए, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्सरसाइज़ भी कर लिए, या आपकी पहले से आदत है तो आप करिए, उसे कंटिन्यू करिए। अ, लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ फेलियर्स, और ऐसा नहीं कि आपने तैयारी शुरू करी तो आपका बिल्कुल 100 ऑन 100 सब कुछ ठीक चलेगा। तो बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, तो उसके लिए आपको मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं क्या करती थी कि मतलब आई हैड अ क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली। तो जब भी कभी आप लो फील करें तो आप उनके साथ जाके बैठिए, उनसे बातें करिए और वेंट आउट करिए। कभी कभी वो फ्रस्ट्रेशन एंगर डेवलप कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर लेता है एंगर में। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो आप वेंट आउट करिए, अपने अंदर मत रखिए। मतलब एंगर है, इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, वेंट आउट करिए, यू विल फील लाइट। तो एक क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रखिए, जो आपकी बातें सुने, समझे, और बहुत बड़ा सोशल सर्कल कट करिए, क्योंकि उससे मेंटल हेल्थ डैमेज होती है। तो मेंटल हेल्थ मैं कहूँगी ज़्यादा उस पर फोकस करिए। अगर मेडिटेशन आप करते हैं तो करिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि यू समहाउ वेंट आउट। मेरी आदत जर्नलिंग की भी थी, जैसे कि कभी कोई अजीब सा एग्जॉस्शन फील हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, तो मैं लिख लेती थी कि मुझे क्यों हो रहा है, व्हाट थिंग इज डिस्टर्बिंग मी। कि कहीं पे कुछ मॉक में कम नंबर आए तो दैट इज डिस्टर्बिंग मी, कोई टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, दैट इज डिस्टर्बिंग मी। तो वो मैं लिख लेती थी। तो लिखने से क्या होगा, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वेंटिंग आउट। तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। So we have almost reached to end of the session. Uh, Already it is 12 o'clock. But I would like one ad hoc question from the audience. If anyone can like speak up and ask their question. Especially I would like it from the girls. Like if someone from the girls, if they can ask any question. Because Ariba ma'am is there who can answer. Ankita, would you like to ask? Yeah, so on behalf of them, I have been like seeing their questions and confusion. So, Ariba ma'am, for girls, right? So, especially if they are preparing from home, so they come to library and focus, but once they go back home, they have to do their house course and all, and they get a bit of engaged there. So, how to manage that? अ, मैं आई वाज वेटिंग कि कोई गर्ल इसमें इंटरेक्ट करे, लेकिन कोई सामने नहीं आया। तो मैं यही कहूँगी कि पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस सर्विस में, चाहे वो पीसीएस हो या सिविल सर्विसेज हो, गर्ल्स आर रिक्वायर्ड है। गर्ल्स की एक डर्थ है यहाँ पर, एक स्कार्सिटी है यहाँ पर। वी नीड गर्ल्स है। और दूसरी बात ये कि मैंने अपने पर्सनल, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमन, बट मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि गर्ल्स आर डेफिनेटली बेटर डिसीजन मेकर्स। वो जितने अच्छे से, हमने अपनी मदर्स को देखा है, जितने अच्छे से घर संभाल सकते हैं, तो अगर कोई घर संभाल सकता है तो वो ऑफिस भी संभाल सकता है, और उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। इतने अच्छे ज़बरदस्त तरीके से गर्ल्स मैनेज करती हैं, दे आर बेटर डिसीजन मेकर्स, ज़्यादा कंपैशनेट होती हैं गर्ल्स। तो मैं हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी जाती हूँ,
तो मैं ये इंश्योर करती हूँ कि गर्ल्स इंटरेक्ट करें और सामने आए, पूछें अपनी। और मैं ये भी समझती हूँ कि गर्ल्स के लिए प्रिपरेशन इज फार टफर देन मेन, देन बॉयज। तो उसको भी मैनेज करना है और आप ही को मैनेज करना है। नोबडी इज गोइंग टू गिव यू योर कप ऑफ टी। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अगर आपको घर पे काम है, उसको मैनेज करिए, कहीं जहाँ भी पॉसिबल है उसको कट डाउन करिए। और जितना आइसोलेशन में अगर आप दिल्ली आकर या कहीं आकर पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे टाइम स्पेंड करिए। अपने घर वालों को कन्विंस करिए, एक्सप्लेन करिए कि मुझे मेरे ये एम्स हैं, मुझे इतना टाइम चाहिए अपने लिए। तो इस तरह का आपको माहौल बनाना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर कि कोई ना कोई हैंड होल्ड करने वाला आपको घर में मिल जाएगा। कोई फादर सपोर्ट करेंगे, किसी के ब्रदर सपोर्ट कर देंगे, किसी का दोस्त सपोर्ट करेगा। तो कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने वाला मिलता है। तो आपको फर्स्ट स्टेप खुद लेना है एंड डोंट वेट। मैं हमेशा कहती हूँ कि गर्ल्स की लड़ाई, विमेन की लड़ाई आपको खुद लड़नी है। कोई नहीं आएगा आपको आपकी फाइट लड़ने के लिए, राइट? तो पढ़ाई के लिए टाइम दीजिए। और रोड टू एम्पावरमेंट ऑलवेज गोज थ्रू एजुकेशन। तो अगर विमेन को एम्पावर होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है? पढ़ना है और मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना है। ऑफिसेस को बेटर वर्क प्लेसेस बनाना है। और इस तरीके से अपनी न्यू जनरेशन को भी आपको मोटिवेट करना है। तो कोई गर्ल है जो पूछना चाहती है तो पूछे। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो हेलो नताशा। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। मुझे ये नहीं पता है कि स्मार्ट आवाज स्टडी बहुत किसे। ऊंची आ रही है। हेलो हेलो हेलो। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है। मतलब हम लोग को बस इतना पता है कि पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ और इसके बाद मॉक दो। पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, मॉक दो। तो इसमें स्मार्ट स्टडी क्या है। आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? मैम, मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। मेरा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर है और मैं एसएससी सीएचएसएल 2025 की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए, स्मार्ट स्टडी में क्या है कि आपको अपना मटेरियल पता होना चाहिए। जैसे कि आशीष ने बताया है कि लूसेंट और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो सब आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और उसको आप कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करिए, उसके फैक्ट्स जो हैं वो आपको रेडी होने चाहिए। और उसको रिवाइज करते रहिए, मॉक प्रैक्टिस करिए। एक स्ट्रैटेजी बना लिए कि मेरे आंसर इस तरह से लगते हैं। मतलब मैं एक किताब पढ़ूंगी, फिर मैं उस पर क्वेश्चन करूंगी, और फिर आई एम फीलिंग कंफर्टेबल विद दैट टॉपिक। जब आप कंफर्टेबल हो जाए एक टॉपिक के साथ, तो वही स्मार्ट स्टडी है। बस मगिंग अप नहीं करना है कि बस किताब पे किताब पढ़े जा रहे हैं। किताब से हमें क्या हासिल हुआ और क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसी में लगे रहिए, मेहनत करिए। बहुत सही बताया। एक चीज और इसमें ऐड कर देता हूँ नताशा, देखिए स्मार्ट स्टडी को अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप एसएससी की तैयारी करती हैं। एसएससी और यूपी पीसीएस का सिलेबस बिल्कुल अलग है। अब आपने देखा कि यूपी पीसीएस का कोई अभ्यर्थी है जो घटना चक्र पट के अलावा मान लीजिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है। अब अगर आप स्पेक्ट्रम लेके पढ़ने बैठ जाएं तो ये स्मार्ट स्टडी नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है आपसे कुछ और डिमांड कर रहा है। आपका एग्जाम है फैक्चुअल वन लाइनर क्वेश्चंस का है। तो जो आपका एग्जाम आपसे डिमांड कर रहा है सिर्फ वही पढ़ना है। अगर आपके एग्जाम में साइंस एंड टेक नहीं आता है तो आप साइंस एंड टेक को मत पढ़िए। भले ही आपके बगल में लाइब्रेरी में बैठ कोई पढ़ रहा है, आपको नहीं देखना है। यही स्मार्ट स्टडी है कि आप अपने एग्जाम के सिलेबस को टारगेट में रख के पढ़िए। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए जब आप पढ़ेंगे तो वही आपकी स्मार्ट स्टडी है। जब आप सब कुछ लेके बैठ जाएंगे कि अच्छा ये किताब अच्छी है, आप ले आए, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, खत्म कर दिया, पढ़ तो आप 6 घंटे रहे हैं, बट एग्जाम में वो कहीं यूज नहीं आने वाला है ना। तो आपको ये अवॉइड करना है। तो कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि आपका जो सिलेबस है, एग्जाम की जो डिमांड है, सिर्फ उतना ही करना है। अगर उसमें मान लीजिए कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के अंदर 100 चैप्टर हैं, राष्ट्रपति भी एक चैप्टर है,
गवर्नर एक चैप्टर है, मुख्यमंत्री अलग एक चैप्टर है, 100 तरह के मान लीजिए चैप्टर हैं। अब आपके एग्जाम में सिर्फ 2 चैप्टर पूछे जाते हैं, तो आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। आप सिर्फ 2 पढ़िए, बाकी छोड़ दीजिए। बस आपने इतना करना है, यही है स्मार्ट स्टडी। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था, सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? मतलब हम लोग पढ़ते हैं तो मैथ पढ़ते हैं तो इंग्लिश छूट जाता है, इंग्लिश पढ़ते हैं तो जीके छूट जाता है, जीके पढ़ते हैं रीजनिंग छूट जाता है। ऐसे करके मतलब अपना टाइम मैनेज कैसे करें, ये मेरा देखिए क्वेश्चन है सर। सबसे पहले, हाँ, जो मैं करता था मैं बता देता हूँ। अपनी तैयारी के दौरान मेरा 6+1 का फॉर्मूला था एक। जैसा अभी अरीवा जी ने बताया कि आप 7 दिन पढ़ने के बाद एक रिवाइज करिए, मैं करता था 6 दिन पढ़ता था, और संडे को सिर्फ 2 काम होते थे। पहला, जो आपने 6 दिन पढ़ा उसको रिवाइज करना है और उसकी नोट्स बनानी है। तो इससे ये होता है कि आपने जो 6 दिन पढ़ा आपका रिवाइज भी हो गया, उसकी नोट्स भी बन गई। फिर आगे आपने जो 6 दिन पढ़ा, तो अब पीछे का 6 दिन वाला और आगे का 6 दिन, यानी 12 दिन का कंटेंट आप पूरा रिवाइज करेंगे और उसकी नोट्स बनाइए। इसको जोड़ते हुए चले जाइए। हो सकता है आज जब आप आगे बढ़ेंगी आपका सिलेबस बढ़ जाएगा, तो आप 6+1 को 5+2 कर दीजिए। 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। तो इससे क्या है, आप जो पढ़ती, देखिए समस्या पता है कहाँ पे आती है, जब हम पढ़ लेते हैं वो चीज़ भूल जाती है। अब होता क्या, हमने किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए आपने जीएस पढ़ा, अब जीएस में आपने 1 महीने लगा के उसको कंप्लीट किया, अब उसको आप भूल गए। रीजनिंग उठा लिया आपने, अब जीएस भूल चुका है, 1 महीने का समय भी चला गया है, वेस्ट हो गया ना पूरा। तो यही मेन समस्या यही है। तो आप जितना पढ़ते जाओ उसको साथ में रिवाइज करते जाओ, तो ये वाला इशू खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। अरीबा जी, इसमें कुछ और ऐड करना है? बिल्कुल आपने सही बताया। मैं बस ये ऐड करूँगी कि टाइम मैनेजमेंट के लिए बेस्ट तरीका जो मैं स्कूल टाइम से फॉलो करती थी, कि एक रूटीन होना चाहिए आपका। जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे एक टाइम टेबल, 2 टाइम टेबल्स लगे रहते थे मेरे। एक तो ये कि रूटीन टाइम टेबल, मुझे कब उठना है, कब कब पढ़ना है, कब सोना है, कब कोई और एक्टिविटी करनी है, अगर आप बाहर खेल खेलने जाते हैं तो इस तरह से। और एक दूसरा मेरा टाइम टेबल होता था कि मुझे कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे मंडे है इज फॉर हिस्ट्री, ट्यूसडे इज फॉर ज्योग्राफी। तो इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए। तो इससे आपको ये रहेगा कि अकाउंटेबिलिटी, कि मतलब मेरा वो चीज़ फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए और कोई भी एग्ज़ाम के लिए, कि जो मेरे टारगेट्स हैं वो फुलफिल हो भी पा रहे हैं कि नहीं। तो जो भी है, मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए बात कहूँगी कि अपना टाइम टेबल अपनी स्टडी टेबल पे पेस्ट कर लिए, कि मुझे कितने बजे क्या करना है। तो उससे आपको एक पता चलता रहेगा कि आप कहाँ पे मिस आउट कर रहे हैं। मान लिया आपने लिखा है कि 7 AM वेकअप, 7 AM उठ जाना है, और आप उठ रहे हैं 9 बजे, तो आपको पता चल रहा है कि आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं। मैं ज़्यादा सो रहा हूँ इसका मतलब, है ना। तो इस तरह से आपको टाइम स्लॉट्स डिवाइड करके जस्ट पेस्ट इट वेयर एवर यू स्टडी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम बोथ ऑफ यू। सो होता क्या है, जब ये जो बच्चे हैं ये छोटे जगहों से हैं, छोटे गांवों से हैं, तो इनमें 2-3 प्रॉब्लम्स मैं ऑब्जर्व करता हूँ। वन इज कि आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लड़कियां तो बोलती ही नहीं है, और लड़के भी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। पहली प्रॉब्लम जो हम लोग आके बड़े शहरों या बड़े कॉलेजेस से पढ़ने के बाद हमें ऑटोमेटिकली वो चली जाती है प्रॉब्लम्स। सेकेंड प्रॉब्लम जो है, इनको जैसे ना पाथ नहीं पता होता कि जैसे लाइफ में ये करना है, यूपीएससी करना है, सो और यूपीपीसीएस करना है, या फिर एसएससी करना है, तो उसमें एग्जैक्ट पाथ नहीं पता है, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता इनको कि जिससे वो पता चले कि ये चीज़ें करने से मुझे यहाँ पहुँचना है। सो काइंड ऑफ बोथ, कि एक कैसे वो अंडर कॉन्फिडेंट जो क्वालिटीज है उनमें उनको कैसे ओवरकम करे, और साथ में कैसे उनको और जानकारियां हम लोग दे पाए, या जैसे ये सारी चीजें। देखो सबसे पहले तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम छोटी जगह से हैं या छोटे गांव से हैं, क्योंकि हम सबकी जड़ें कहीं ना कहीं छोटे जगह या छोटे गांव से ही हैं। ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम जी से लेके जितने भी बड़े लोग हुए हैं देश में, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए।
एक चीज करिए, सिलेबस के साथ साथ ऐसे लोग जो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए या अन्य जो भी महापुरुष रहे हैं हमारे देश के, उनकी बायोग्राफी या उनकी बुक लेके साथ में रखिए। आपके अंदर से ये गलत फहमी हट जाएगी कि हम छोटी जगह से हैं। क्योंकि देखिए, एक फायदा है आपकी छोटी जगह से होने का। फायदा क्या है, आपके यहाँ मॉल नहीं है, मेरे शहर में मॉल नहीं है, तो मॉल घूमने का मन भी नहीं करेगा, मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाते हैं। मेट्रो नहीं है, यहाँ है नोएडा में मेट्रो, हम घूम रहे हैं, मेरे फतेहपुर फतेहपुर का रहने वाला हूँ मैं, तो वहाँ मेट्रो नहीं है, मॉल नहीं है, अच्छे पार्क नहीं है, कोई अच्छा शोरूम नहीं है जहाँ जाके घूमे, छोटा शहर है। तो डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, अपना पढ़े, 2 मिनट टहले, अगल बगल ने बात की स्कूल के दोस्तों से, घर के लोगों से, आके पढ़ने लग गए। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप छोटे शहर से हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है आपके पास। ठीक है। दूसरी चीज, किसी भी एक महापुरुष की बुक लिस्ट या बायोग्राफी कुछ लेके रखिए, साथ में पढ़िए। जितने बड़े लोग हुए हैं ऐसी ही जगह से रहे हैं, सबका रूट यही रहा है। जगन्नाथ कुरील थे, एक बीडीएस ऑफिसर थे, उनकी बुक है कर्मदीप, पढ़िएगा। खाने के लिए मतलब एक टाइम का खाना नहीं मिलता था उन्हें, फिर उनका सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने 4 लाइनें लिखी कि नहीं कुछ पास में तो क्या जिगर फौलाद का तो है, मसल कर हाथ से अपने पत्थर को रेत तुम कर दो, तोड़ दो पाताल ठोकर से बहा दो ज्ञान की गंगा, उठो ऊंचा हिमालय सा गगन में छेद तुम कर दो। तो इसको अपनी ताकत बना लो आप। थैंक यू अभिलाष जी। हाँ, तो इसको अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं है, आप कहीं से भी हो। छोटा बड़ा शहर कुछ नहीं होता है, जज्बा होना चाहिए। आपकी लगन जितनी मजबूत होगी, आप उतना ऊपर जाएंगे। रॉकेट देखा है, रॉकेट जमीन से ही ऊपर जाता है, नीचे जाता है ना, ऊपर से तो नहीं उड़ता वो। तो हर चीज जमीन से जुड़ी हुई है। अरीबा जी कुछ ऐड करना चाहें आप, बताएं फिर। हाँ बिल्कुल, आशीष ने बहुत अच्छा बताया। मैं बस ये कहूँगी कि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है विच हैज़ लाइक ब्लर्ड द लाइंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो आप इंटरनेट का यूज़ करिए। आप जब आपके हाथ में इंटरनेट है, फ़ोन है, लैपटॉप है, तो फिर आपको किसी भी मेंटोरशिप है या आपको कोई गाइडेंस चाहिए या आपको ये देखना है कि हाउ शुड आई बिल्ड माय पर्सनालिटी कॉन्फिडेंस, तो आप नेट पे सर्च करिए। नेट पे वीडियोस मौजूद हैं, टॉपर्स की वीडियोस मौजूद हैं, उनसे सीखिए। और जो सब्सक्राइब भी करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, वो सब्सक्राइब करिए। तो अब तो बहुत सारे बच्चे घर पे ही रह के तैयारी करते हैं और उन्हें आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती करोल बाग या मुखर्जी नगर वगैरह। तो आप इंटरनेट का मैक्सिमम यूज़ करिए। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो अब फ़र्क ही नहीं रखती रूरल और अर्बन एरियाज़ में। ये है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे आप ये इस तरह के इंटरैक्टिव सेशंस रख रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत फ़ायदेमंद है। इससे बच्चों को एक पाथ, जो आप बात कर रहे हैं, पाथ दिखेगा, पाथ मिलेगा, एक गाइडिंग लाइट मिलेगी कि कैसे लोग अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस आफ्टर 12th। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और मुझे लगता है कि 12th के बाद ही ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। कि बच्चों के पास बहुत तरह की राहें खुली होती हैं और कहाँ पे क्या स्कोप है, किस एक्सटेंट तक स्कोप है, वो हमें मिलता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को कनेक्ट करना चाहिए अर्बन एरियाज से, और जो मेंटोर्स हैं, जो गाइड्स हैं, उनसे अच्छा एक रिफ्लेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई होप कि आप इस तरह के इनिशिएटिव्स और लीजिए। हाँ, thank you, ma'am. Still, I see 4 hands raised. So, do we take those questions? Do you guys have time? श्योर श्योर। Yeah. So, Ankita, you can go ahead. अंकिता जी, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। अंकिता, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, शायद आप म्यूट पे हैं, अगर आप पूछ रही हैं तो। Okay. Meanwhile, we'll move to next one. Sumit Rai, you have any questions?
योर वॉइस इज नॉट कमिंग। आपको अनम्यूटेड है आप, बट शायद आपके माइक्रोफोन में इशू है। You can type you can type in the chat. We'll take your question. Yes. Okay. Hello. Yeah, please go ahead. मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम कोई चैप्टर चालू करते हैं, बेसिकली मैथ्स के लिए, मान लीजिए लेक्चर है, 15 No, still your voice is not clear. आपकी आवाज सही नहीं आ रही सुमित जी। हेलो। हाँ, अब बोलिए। हाँ सर, मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैं कोई मैथ का चैप्टर चालू किया और उसमें 14 लेक्चर है, तो मैं 21 लेक्चर देखा, उसके बाद जब हार्ड क्वेश्चन आने लगे तो मन नहीं लगता उसको करने के लिए, मन करता है इसको बंद करें अब दूसरा सब्जेक्ट चालू करें। मतलब क्वेश्चन जब लेवल्टी आती है तो उसको छोड़ने का मन करता है, समझ में नहीं आया छोड़ तुरंत छोड़ने का मन करता है, दूसरा सब्जेक्ट चालू करने का मन करता है। ये मेरी प्रॉब्लम है पर्सनल। तो ऐसा क्यों मैं है, समझ क्या नहीं पा करना रही क्वेश्चन, चाहिए? आशीष प्लीज आप रिपीट करिए। इनका कहना है अरीबा जी कि ये जब मैथ की कोई कोर्स स्टार्ट करते हैं तो उसमें 20-30 मान लीजिए लेक्चर हैं। जब ये 10-12 लेक्चर कर लेते हैं तो वहां तक तो सही लगता है, उसके बाद जैसे ही कठिन क्वेश्चन आने शुरू होते हैं इनका मन करता है कि ये जो है कुछ और सब्जेक्ट उठा लें। तो इस समस्या का क्या निदान है? देखिए, इसमें तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है सुमित। इसका ये तरीका है कि आप अपना टाइम डिवाइड कर दिए और एक साथ उन क्वेश्चंस को लेके मत बैठिए। आप डिवाइड कर दिए कि 1 घंटे में मुझे ये एक पर्टिकुलर सेक्शन करना है, फिर 1 घंटे में मैं थोड़ा-सा ब्रेक लेके 10-15 मिनट का, फिर मैं 1 घंटा और पढ़ूँगा। तो आप थोड़ा-सा ब्रेक ले लेके पढ़िए और फिर धीरे-धीरे अटेम्प्ट करिए और ईज़ी टू हार्ड क्वेश्चंस पे जाइए। और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका। आपको अपने आप को ब्रेक लेकर फिर से पढ़ना ही है। या और मैम ने हाँ जैसे बोला था। सुमित, एक चीज ऐड करूंगा इसमें, अजीब एक समय दीजिएगा। देखिए सुमित, मैथ में ना 3 चीजें होती हैं। पहला मैथ का कॉन्सेप्ट जिसको फार्मूला भी कह सकते हैं, फार्मूला। दूसरा उसकी ट्रिक, कुछ ट्रिक्स होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। तीसरा प्रैक्टिस होती है। तो समस्या जो आपकी है वो जेन्युइन है, हर पर्सन के साथ होती है। जब वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेगा तुरंत हो जाएगा, सिर्फ फार्मूला लगाया, डेटा रखा, 5 2 4 भरा, निकल गया आंसर। फिर जब वो ट्रिक पढ़ लेता है और ट्रिक पे अप्लाई करता है क्वेश्चन, इजिली हो जाता है क्योंकि ट्रिक पढ़ रखी है उसने। तो ट्रिक्स और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो हो जाते हैं, बट जब कोई नया क्वेश्चन उसके सामने आता है जिसपे उसको दोनों को मिला के सॉल्व करना है, तो वहां उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ट्रिक्स अप्लाई नहीं हो रही हैं उस पर। तो ये चीज़ कब सॉल्व होगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैथ में हमेशा सिर्फ 3 चीज़ याद रखनी है, फार्मूला, ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस। रिपीट करते रहिए इसको, कठिन क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। कठिन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, कई बार वो इन ट्रिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। कई बार एक ही क्वेश्चन में 2-2 फार्मूले लग जाते हैं एक साथ, ऊपर कोई और फार्मूला लगा है, नीचे कोई और लगा है, या 3-4 फार्मूले लग गए। तो हम क्या करते हैं, जब हम लेक्चर पढ़ते हैं तो जो हमें पढ़ा रहे होते हैं तो वो एक क्वेश्चन रखेंगे, एक फार्मूला रखेंगे, एक ट्रिक रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, इजिली हो गया, आप खुश हो गए। जब आप खुद करने बैठते हैं तो होता क्या है कि आपके पास जो कठिन क्वेश्चन आता है, तो पिछले 4 लेक्चर में आपने जो फार्मूले पढ़े हैं, हो सकता है कि वो 4 के चारों एक ही क्वेश्चन में लग जाए। आप क्या करते हैं कि आप उसमें सिर्फ एक फार्मूला लगा के उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। आपको लगेगा कि एक ही फार्मूले से हमने सारे क्लासेस करी हैं,
पहली क्लास में ये फॉर्मूला लगाया था, आंसर आ गया था। दूसरे में ये ट्रिक लगाई थी, आंसर आ गया था। अब जब हमारे पास बाहर एक क्वेश्चन आया जिसमें चारों फार्मूले एक साथ लगने हैं, तो वहां हमसे लग नहीं पा रहा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हो सकता है जो 20 लेक्चर में आपने 20 फार्मूले पढ़े हैं, उन 20 में से कोई 4 फार्मूले ही एक क्वेश्चन में लगने हैं, या कोई 2 फार्मूले ही एक क्वेश्चन में लगने हैं। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, तो छोड़ना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है। Yeah. Okay, one last question. So Manoj, you can ask. सर एक क्वेश्चन और है मेरा सर, Okay, एक क्वेश्चन और है। okay, please go ahead. मतलब वन हमें मतलब 1 घंटे पहले मैम ने बताया था कि मतलब मैं जब पेपर पढ़ना स्टार्ट की थी तो एक पेपर पढ़ने में मेरे को 3 आवर 4 आवर लग जाते थे। मैम हम भी पढ़ रहे हैं पेपर, तो पेपर पढ़ रहे हैं तो इसका केवल रीडिंग कर रहे हैं, उसका मीनिंग ना हम लोग के पास, मेरे पास है उतना कंटेंट मीनिंग का ना, वो समझ में बहुत कम आता है पेपर, लेकिन केवल पढ़ते रहते हैं। तो क्या ये बेनिफिट रहेगा, केवल पढ़ते रहे डेली, तो बेनिफिट मिलेगा उससे? पेपर तो देखिए आपको कंटिन्यू करना है, लेकिन उसमें आप देखिए कि आपको क्या चीजें समझ में नहीं आ रही है। मतलब आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, या फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, मतलब क्या न्यूज आ रही है वो समझ में नहीं आ रहा। पहले तो आप एनालाइज करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है न्यूज़पेपर में, क्योंकि इतनी कोई मतलब एक जनरल चीज है, वो सब लोग पढ़ते हैं। तो आपको अपने लेवल पे ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको। अगर आपको लैंग्वेज इशू है, तो फिर लैंग्वेज में आप एक डिक्शनरी लेके बैठिए, उसको आसान करिए लैंग्वेज को, उसको समझिए। और अगर जैसे कोई ऐसा एडिटोरियल है जो नॉलेज या नॉलेज कंटेंट पर है, तो आप पहले उस टॉपिक को पढ़ लीजिए कहीं से, फिर आपको वो इजी लगेगा। सुमित, इसमें एक चीज और देखिए, आपने जैसे पूछा था, शायद आवाज नहीं क्लियर थी आपकी, कि इनका मेन क्वेश्चन शायद ये भी था, एक दूसरा क्वेश्चन, कि क्या सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, समझ में ना आए तब भी चलेगा, यही क्वेश्चन था ना आपका दूसरा? तो इससे काम नहीं जी जी। चलेगा। न्यूज़पेपर पढ़ने का जो पर्पस है, वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अदरवाइज न्यूज़पेपर के बजाय आप कोई भी मैगजीन उठाइए, इंग्लिश की पढ़ते रहिए। उसको पढ़ने का मतलब ये है कि आप किसी एक पर्सन ने कोई आर्टिकल लिखा है, तो उस आर्टिकल को पढ़ के वो क्या कहना चाह रहा है वो समझना है आपका मेन जो पर्पस है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके बाद आपकी सोच डेवलप करनी है कि अच्छा उसने अगर ये कहा है, तो अगर ये नहीं कहता तो क्या होता, अगर कोई चीज़ उसने कही है तो इसके क्या प्लस पॉइंट हो सकते थे, क्या निगेटिव पॉइंट हो सकते थे। तो ओवरऑल आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको डेवलप करना ही आपका रीडिंग का गोल है। सिर्फ पढ़ के फेंक देना है तो आप न्यूज़पेपर की जगह कुछ भी उठा लीजिए, है ना। उसको समझने की कोशिश करिए कि जो पर्सन है कहना क्या चाह रहा है उस आर्टिकल के जरिए, उसको समझिए। फिर उसके बाद आपको अपना दिमाग लगाना है उस पर। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे किसी ने आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान ने 100 बम फोड़ दिए, ऐसा कर दिया, इतने क्राइम कर दिया, आपने पूरा पढ़ लिया है। तब आपको सोचना है उस पे कि अच्छा अगर ऐसा हुआ है तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक थॉट आना चाहिए कि दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर नहीं होनी चाहिए, उसको रोकने के लिए क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं हम। हमारे दिमाग में भी अभी किसी से पूछा जाए तो हमारे पास 5 पॉइंट ऐसे नहीं होंगे कि हम इन दो देशों के बीच में संबंध अच्छे करने के लिए क्या कर सकते हैं, है? तो आर्टिकल पढ़ के उसका हमें कुछ निकालना है, पॉइंट ऑब्जर्वेशन करना है उसका। ठीक है। Yeah. So, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। no, Sumit, will take your questions at the last if time permits. One question I'll take it from Manoj Kumar. मनोज जी आप हैं? ओके, अगर मनोज जी नहीं है तो अंकित जी आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो सर, मेरा ये क्वेश्चन है सर, आईआईटी का एग्जाम है
आईआईटी का एग्जाम से रिलेटेड सर, मैं मतलब बोर्ड के साथ साथ आईआईटी भी करना चाहता हूँ सर, उसके बारे में सर कोई नॉलेज? आशीष जी। देखिए दोनों का पैटर्न, सिलेबस तो सेम है, बट पैटर्न्स अलग हैं दोनों के, है ना। पहले तो ये देखिए कि आईआईटी का एग्जाम तो आप निकालेंगे, लेकिन जैसे अब मोटा मोटा समझिए कि आईआईटी है एप्लीकेशन बेस्ड है, और बोर्ड एग्जाम है पूरा थ्योरी बेस्ड है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर थ्योरम है फिजिक्स की, तो बोर्ड में आपको उस थ्योरम के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके लिखने हैं, है ना। आईआईटी में क्या है, उस थ्योरम का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको आप अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो आपको देखना है कि आप उन दोनों के बीच में मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आईआईटी के चक्कर में हमारा बोर्ड डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि बोर्ड का जो एग्जाम है अगर बोर्ड डिस्टर्ब हो गया तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। क्योंकि आगे जी सर। आईआईटी की तैयारी करिए, आप साथ में करिए। यूपीटीयू का नाम शायद बदल दिया, एकेटीयू कर दिया, हमारे समय में यूपीटीयू था। तो आप देख लीजिए पहले कि अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं दोनों चीज़ें एक साथ, तो आप बिल्कुल करिए। अगर लग रहा है कि डिस्टर्ब हो रहा है तो मत करिए, थोड़ा सा साइड रख दीजिए। 1 साल का समय आप दीजिए 12th के बाद पूरी तैयारी करने के लिए, फिर करिए। अगर मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। प्रैक्टिस करके देखिए आप 1 महीने, हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। क्योंकि दोनों का नेचर ऑफ एग्जाम दोनों अलग है। एक में आपको पूरा मगअप करना है, पूरी पूरी थ्योरम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करनी है। उस थ्योरम का अगर एक भी स्टेप आप मिस कर गए तो 1 मार्क्स कट गया वहाँ पे बोर्ड में। या तो जो नेचर है अलग है, आप देख लीजिए। अगर कर पा रहे हैं तो बिल्कुल करिए। सिर्फ देखिए बोझ लेके मत चलिए कि सब कर रहे हैं तो मैं करूँगा। जी सब सर। करने के चक्कर में हमारी कोई भी एक चीज़ खराब हो गई तो वो लाइफ टाइम का मेंटल ट्रॉमा रहता है कि यार मेरे तो मार्क्स कम हो गए, 60% आ गए 12th में। हाँ, तो आपको उस स्ट्रेस में नहीं जाना, उससे बचना भी है। नताशा बाकी जी आप, सॉरी, आशीष यू वांटेड टू कंटिन्यू? हाँ, अंकित जी कौन सर सा आज के मीडियम है वन आपका? क्वेश्चन। यूपी बोर्ड है या इंग्लिश मीडियम है? सीबीएसई बोर्ड है? सर सर मीडियम तो मतलब हिंदी था, लेकिन मैं यूपी बोर्ड से मीडियम चेंज करा के सर सीबीएसई बोर्ड से पेपर देना चाहता हूँ, वो हो सीबीएसई गया है में सर। कर दिया है तो बुक्स तो आपकी ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप हाँ सीबीएसई वो की तो बुक्स सही। पढ़ रहे हैं तो आप आईआईटी मेंस तो निकाल लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आईआईटी मेंस हो जाएगा, एडवांस में इशू आएगा। जी सर। हमें भी आया था, कोचिंग उसके करने के लिए बाद सर। भी आया था हमें, जी है सर। ना। तो आप इतना करिए कि अभी आप मेंस का करते रहो, बोर्ड के साथ में आप आईआईटी मेंस का कर लो। अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो फर्दर आप 1 साल का टाइम लेके एडवांस करिएगा। अभी एडवांस में मत पढ़िए। सर भी जो मेंस पे फोकस करें। हाँ, आईआईटी मेंस और यूपी बोर्ड आप अपना, सॉरी 12th एग्जाम का जो एग्जाम है दोनों एक साथ साथ लेके चलिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। जी सर। ठीक है। थैंक यू सर। Yeah. So next and last question, Natasha, you can ask. हेलो सर। Yeah, please tell your name first and then ask. सर सर हमको ये पूछना था कि स्टडी हम करते हैं ना, हमको लगता है कि सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते हैं ना तो सब भूल जाते हैं। अरीबा जी इसमें कुछ बताइए आप। ये पढ़ते हाँ, हैं, पढ़ते वक्त लगता है सब कुछ आता है, एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं। इसमें मुझे लगता है रिवीजन की कमी है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन को देंगे और चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी, तो आप उतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है एग्जाम हॉल में। तो आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए और की पॉइंट्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बना लिए, जो भी आपने पढ़ा है उसकी एक समराइज कर लिए, पॉइंट फॉर्म में रख लिए। देखिए इसमें एक चीज और है। अरीबा जी आप बोल रहे हैं कुछ? हाँ हाँ, आशीष कंटिन्यू। हाँ, देखिए जब हमारे सामने किताब खुली होती है ना तो हमें सब कुछ आता है। जो किताब सामने है उसका आंसर सामने है हमारे। जैसे किताब बंद होती है हम भूल जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ आता है तो आप उसका मॉक टेस्ट लगा लो। कोई टेस्ट पेपर लिया हो आप, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, मान लीजिए कि आपने संविधान की प्रस्तावना का एक टॉपिक पढ़ लिया, तो आपको लग रहा है कि संविधान की प्रस्तावना आपको पूरी आती है, तो उसका एक टेस्ट ले आइए, टेस्ट लगाइए।
जब मॉक टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं हमें आती नहीं थी, हमें लग रहा था कि हमें आ रहा है। क्योंकि जब किताब हमारे सामने खुली होती है हमें सब कुछ आसान लगता है। तो जैसे ही आप टेस्ट पेपर लगाएंगी, प्रैक्टिस करेंगी, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यहाँ यहाँ कमियां हैं, ये पॉइंट जो हमें आता हुआ लग रहा था। तो टेस्ट मेन एग्जाम से पहले ही अपनी सारी कमियां आप सुधार लीजिए। मॉक टेस्ट इसीलिए लगाते हैं सब लोग। मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी सारी कमियां दूर करिए। अगर लग रहा है कि 4 टॉपिक आपने पढ़ लिया, आपको पूरा आता है, उसके टेस्ट लगा लीजिए। उसके क्वेश्चन आप निकाल के सॉल्व करिए, तो पता चलेगा ना कि हमें आता भी है या हम भूल गए हैं। तो टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करिए और रिवाइज करिए। रिवाइज से मत डरिए बिल्कुल भी, क्योंकि जब रिवीजन का नाम आता है तो हमें लगता है हमने पढ़ लिया, सब आता है, बाद में देखेंगे। तो वो नहीं करना है आपने। ओके सर। Okay. So since we have reached, actually we have exceeded like 37 minutes and हम लोग अब सेशन के आखिरी में हैं। मुझे पता है कि अभी भी 2-4 क्वेश्चंस है जो लोगों ने हाथ उठा रखे हैं, बट सिंस टाइम रिस्ट्रिक्शंस है और हमें लगता है कि कॉमन रिपीटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, और हम आगे लेने के आने वाले सेशंस में अगर इफ रिक्वायर्ड हम अगेन हम पकड़ेंगे मैम को, सर को दोबारा से कभी डिस्टर्ब करेंगे वापस से, बट विल गिव सम टाइम लाइक 3-4 months, सो वंस यू गाइस हैव गॉट इनसाइट कि व्हाट टू डू, हाउ टू प्रिपेयर, और आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं, तो अब 3-4 महीने का ऐसे आप इम्प्लीमेंट करके देखिए इन सारी चीज़ों को, देखिए कितना इम्पैक्ट आता है, और उसके बाद फिर से हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सेशंस अरेंज करवाएंगे और फिर से एक फॉलो अप सेशन लिया जा सकता है आपके क्वेश्चंस के लिए। बट बिफोर एंडिंग दिस, very much thank you to Ariba ma'am and Ashish sir. So you guys are inspiration for us. Like seeing a successful people, learning from them is always a pleasure. So thank you. आशीष जी, आप कंक्लूड करना चाहेंगे? कंक्लूड यही करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, लगन के साथ लगे रहिए, बस अपनी कमियों को सुधारिए, जो ताकत है उसको और मजबूत करिए। और डरने की जरूरत नहीं। दिमाग में देखो प्रेशर आता है, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना तो बहुत प्रेशर होता है कि कंपटीशन, या 10 लाख लोग बैठने वाले हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम तो ऑनलाइन बैठ के घर पे तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा प्रेशर जो है इसको अवॉइड करिए आप। 3 चीजें बस, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के, और प्रैक्टिस, बस 3 चीज एकदम करते रहिए। दुनिया का कोई एग्जाम ऐसा नहीं जो ना निकले, आईआईटी हो, एसएससी हो, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, कुछ भी हो। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, और सेशन हम फिर लेते रहेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी आप अजीत जी को बताइएगा, हम फिर आ जाएंगे, फिर ले लेंगे सेशन। अरीबा मैम का पता नहीं, क्योंकि वो ट्रेनिंग में जाएंगे, उनके पास समय नहीं रहेगा, बट मैं खाली हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है आपको, तैयारी अच्छे से करते रहो। कोई भी डाउट हो तो एक बड़े भाई की तरह मैं बैठा रहूंगा। ठीक है, अरीबा जी कंक्लूड करें आप कुछ, फिर सेशन को क्लोज करते हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ अजीत जी, मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहाँ पे ये बच्चे जो अभी मतलब जस्ट प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, अब क्योंकि उन्होंने मोटिवेशन हमसे लिया, इस इंटरेक्शन से कुछ हासिल किया होगा, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे स्टॉप ना हो जाए चीजें। तो उनको जो भी क्वेरीज हैं कि उन्हें कैसे पढ़ना है, चाहे वो छोटे लेवल की क्वेरीज हों या पर्टिकुलर लेवल की, जैसे सिलेबस लेवल की क्वेरीज हो या कुछ भी, तो वो एक जो इंटरेक्शन है वो जारी रहे। तो अगर हम ऑनलाइन नहीं भी आ सकते, मैं या आशीष, तो हम लोग वाया ईमेल या वाया टेक्स्ट हम उन बच्चों तक पहुंच पाए, ताकि वो जो एक थ्रेड शुरू हुआ है वो थ्रेड कंप्लीट रहे। तो इन बच्चों को आप कोई ईमेल आईडी या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए, और फिर हम जहाँ भी रहेंगे तो हम इजीली रिप्लाई कर सकते हैं उनकी क्वेरीज को। Sure, man. That would be really great. So I'll take email and contact from Ashish, or you can directly share it to me, Sure. and then I'll get in touch with you. So I'll collect the questions and I'll send out mail, or I'm a software developer as well. So I have developed an app Okay. for these guys. So we manage these interaction sessions and everything. So I'll try to incorporate that feature as well. So I'll try to add mentors like you, Ashish,
and all, and then they can post their questions, and like you guys can answer them. Sure. Thank you. Thank you for inviting. Yeah, thank you, ma'am. Thank you, Ashish. Thank you. Thank you. Okay. Bye bye. Bye.